रात के 11 बजे का समय। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। बहुत तेज तूफान चल रहा था। इतना भयंकर तूफान था कि धाए धाए साए साए की तेज आवाजें आ रही थीं। शहर के प्रीत नगर में एक छोटे से मकान में फातिमा अपने बेटे सलीम के साथ बैठकर टीवी पर फिल्म देख रही थी। तभी उस भयंकर तूफान की आवाजों के बीच किसी बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी। पहले तो फातिमा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब आवाज ज्यादा तेज हो गई तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलकर देखा तो उसके घर के बाहर सीढ़ी पर एक नन्हा सा बच्चा गुलाबी रंग की छोटी सी चादर में लिपटा जोर जोर से रो रहा था। फातिमा ने बच्चे को गोद में उठाया। गोद में आते ही बच्चा चुप हो गया। फातिमा हैरान थी। इतनी रात को इतने तूफान में कौन अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर गया। वह जोर से आवाज लगाकर पूछने लगी कि किसका बच्चा है, मगर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। उसने गली के बाहर तक जाकर देखा, आसपास की सभी जगहों पर अच्छे से पूछा, मगर कुछ पता नहीं चला। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ गए, मगर किसी को पता ही नहीं था कि बच्चा किसका है। बारिश शुरू हो चुकी थी। सभी पड़ोसी अपने अपने घरों में चले गए। फातिमा भी बच्चे को अंदर ले गई। उसे पता चला कि एक लड़की है, शायद इसीलिए ही इसके माँ बाप ने इसे त्याग दिया हो। फातिमा ने बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया। इतनी प्यारी रुई के फाहे सी नाजुक और सफेद सी गुड़िया, कोई भी देखे तो उसकी मोहिनी सी सूरत पर जान लुटा दे। फातिमा की नजर ही नहीं हट रही थी बच्ची पर से। बाहर तूफान जोरों पर था और इस समय फातिमा के दिल में भी तूफान मचा हुआ था। फातिमा का बेटा सलीम, जो कि 10 साल का था, कहने लगा, अम्मी, कौन छोड़ गया होगा इसे यहाँ? इतनी प्यारी बच्ची को इसकी अम्मी ने क्यों छोड़ दिया होगा? सलीम को बच्ची किसी नाजुक गुड़िया सी लग रही थी। वह कभी उसे छूकर देखता तो कभी उसे देखकर मुस्कुराने लगता। फातिमा, पता नहीं बेटा, कितने निर्दयी लोग हैं। नन्ही सी जान पर तरस भी नहीं आया। बच्ची जो अब तक फातिमा की गोद का सहारा मिलने के कारण चुप हो गई थी, बिस्तर पर लिटाने के कुछ पल बाद ही फिर से जोर जोर से रोने लगी। फातिमा समझ गई कि बच्ची को भूख लगी है, मगर उसके पास दूध वाली बोतल नहीं थी, तो उसने उसके लिए कटोरी में दूध गर्म किया और चम्मच से बड़े प्यार से उसे पिलाने लगी। मासूम सी जान भूख से बेहाल थी। दूध की बूंद मिलते ही लपक कर मुंह चलाने लगती और अपने पेट में लगी भूख की अग्नि को शांत करने लगती। भूख के शांत होते ही नन्ही सी गुड़िया फातिमा की गोद को ही अपना सहारा समझकर सो गई। नन्ही सी गुड़िया इस बात से अनजान थी कि उसके खुद के माँ बाप ने उसे किसी बेकार अंग की तरह खुद से दूर कर दिया है। अपनी गोद में सोती हुई प्यारी सी गुड़िया की तरफ देखते हुए फातिमा की आंखों से आंसू बह गए। वो सोचने लगी, कितनी पत्थर दिल माँ है। कैसे अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी नन्ही सी जान को उसने अपने आप से अलग कर लिया। पर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि क्या पता उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही हो, या शायद उसे पता ही ना हो कि उसका बच्चा यहाँ है। कल ही पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देती हूँ, शायद इस नन्ही सी जान को इसकी माँ मिल जाए। सोचते सोचते फातिमा गुड़िया को अपने सीने से चिपका कर सो गई। अगली सुबह सलीम को स्कूल भेजकर फातिमा बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां जाकर उसने पुलिस को सब कुछ बताया कि कैसे इस बच्ची को उसने अपने घर की सीढ़ियों पर पाया और कैसे रात भर इसकी देखभाल की और सुबह यहाँ लेकर आई, ताकि हो सके तो बच्ची अपने माँ बाप से मिल पाए। इंस्पेक्टर कनिष्का सिंह ये सारा किस्सा सुनकर स्तब्ध थी। वह सोच रही थी कि आजकल की सोसाइटी, आजकल के लोगों की सोच अब भी बेटा बेटी से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रही। उन्होंने फातिमा को आश्वासन दिया कि बच्चे के माँ बाप को ढूंढने के पूरा प्रयास करेंगी। फिर हवलदार को आवाज लगाकर बच्ची का फुल मेडिकल टेस्ट करवाने का आदेश दिया, ताकि पता चल सके कि बच्ची को कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो नहीं है। हवलदार बच्ची को ले जाने लगा तो फातिमा बोली, मैडम साहब, इसके माँ बाप मिलने तक इस नन्ही का ख्याल कौन रखेगा? उसकी बातों में छिपे जज्बात समझकर कनिष्का बोली, अभी तो इसे सिविल अस्पताल ले जा रहे हैं, उसके बाद इसके माँ बाप मिलने तक इस बच्ची को अनाथ आश्रम में रहना होगा। फातिमा कहने लगी, ये फूल सी नाजुक बच्ची अनाथ आश्रम में कैसे रहेगी मैडम साहब? कैसी माँ है वो, जिसने अपने ही जने को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया? कहते कहते फातिमा रो पड़ी। कनिष्का ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहने लगी,
फातिमा जी, ये सब तो रोज के किस्से हो गए हैं। कभी कूड़े के ढेर पर बच्ची मिलती है, तो कभी किसी के घर के सामने, कभी पार्क में, तो कोई अपनी बच्ची को मार्केट में छोड़कर चला जाता है। इंसानियत दम तोड़ती चली जा रही है। किसी को भी नन्ही बच्चियों की परवाह नहीं है। बेटे चाहे लात मार लें, दुत्कार देते हों, मगर इन खोखले लोगों को वो ही प्यारे हैं। मैं ये नहीं कहती कि बेटे बुरे हैं, पर बेटियां भी उतनी ही प्यारी होती हैं। हम जैसे लोग चाहे जितना भी रो लें, कल्प लें, मगर इन पत्थर के बने लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि इस बच्ची को कोई तकलीफ ना हो। फातिमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम साहब। मैं गरीब विधवा औरत, अगर इतनी सक्षम होती कि उसे पाल सकूं, तो सीने से लगाकर पालती। पर जब मैं खुद ही अभावों में दिन काट रही हूँ, ऐसे में इस बदनसीब को क्या दे सकती हूँ। अच्छा, चलती हूँ मैं, आप इस बच्ची का ध्यान रखना। इतना कहकर फातिमा ने बच्ची का माथा चूम लिया और आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। एक रात में ही फातिमा इस बच्ची के साथ दर्द के रिश्ते में जुड़ चुकी थी। इंस्पेक्टर कनिष्का ने बच्ची को लेडी कांस्टेबल के साथ अस्पताल भेज दिया। वहां बच्ची का पूरा चेकअप हुआ तो पाया गया कि बच्ची को पीलिया है और उसकी बाईं बाजू में भी फ्रैक्चर है। कांस्टेबल ने कनिष्का को फोन करके ये सब बता दिया। कनिष्का ये सब सुनते ही सकते में आ गई कि इतने बर्बर समाज में रह रहे हैं हम। क्योंकि बच्ची को छोड़ना था, इसलिए उसकी तकलीफ का भी ध्यान नहीं रखा गया और इस तरह तड़पने के लिए छोड़ दिया। इसी उधेड़-बुन में खोई कनिष्का घर पहुंची। घर पहुंचकर घंटी बजाई। दरवाजा उसके छोटे भाई आभास ने खोला। कनिष्का अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। आभास भी साथ में बैठ गया। कनिष्का का उतरा चेहरा देखकर आभास कहने लगा, क्या हुआ डेरिंग, आज इतनी अपसेट क्यों हो आप। कनिष्का, कुछ नहीं अभी, बस जरा सर दर्द हो रहा है। आभास ने सुना तो वो उठकर अपनी दीदी का सर दबाने लगा। कनिष्का के पापा देवराज सिंह भी वहीं आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है बड़ी बहन की। आभास कहने लगा, आज दी बहुत उदास और थकी हुई लग रही थी, इसलिए सोचा पहले इनका मूड ठीक कर दूं। देवराज जी, क्या हुआ बेटा, आज हमारी डेरिंग साहिबा इतनी परेशान क्यों हैं? पापा ने सर पर हाथ रखा तो कनिष्का की आंखों से आंसू बह गए। वो कहने लगी, पापा, क्या लड़कियां बोझ होती हैं, इतनी दुखदाई होती हैं कि माँ बाप तक छोड़ देते हैं उन्हें। प्रीति जी, कनिष्का की मम्मा, नहीं बेटा, बेटियां बोझ नहीं होती। ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं वो ही बोझ हैं इस धरती पर। प्रीति जी ने आकर कनिष्का को गले से लगा लिया। कनिष्का अपने माँ, पिताजी, भाई का प्यार देखकर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसे कितना प्यार करने वाला परिवार मिला है। उसे याद आ रहा था कि कैसे पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए गांव में अपना पुश्तैनी घर तक छोड़ दिया था और शहर में किराए के मकान में रहने लगे थे और उसे पुलिस में जाने को लेकर भी पूरा सपोर्ट किया था। उधर अस्पताल में बच्ची का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। हाथ पर जहाँ दिक्कत थी वहाँ प्लास्टर चढ़ा दिया गया था और पीलिया के इलाज के लिए मशीनों में रखा गया था। नर्स मानसी उसका पूरा ध्यान रख रही थी। गुड़िया भी मानसी में अपनी माँ को खोजने की कोशिश करती थी। प्रभु का दिया इतना अनमोल तोहफा जो किसी के लिए जीने की वजह होता है, तो कोई इस तरह इस तोहफे की बेकदरी कर देता है। मानसी की देखरेख में गुड़िया धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कनिष्का भी रोज उससे मिलने पहुंच जाती थी। आज जब कनिष्का उससे मिली तो छोटी सी गुड़िया के हाथों को, पैरों को बड़े प्यार से सहला रही थी और उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देर तक देखती रही। आज घर जाने का भी पता नहीं रहा कनिष्का को। मानसी ने आकर कहा, मैडम साहब, आपको घर नहीं जाना आज, काफी समय हो गया है। कनिष्का, जाना है मानसी, पर इस बच्ची ने सम्मोहित सा कर दिया है मुझे, मन ही नहीं करता इससे दूर जाने को। पता नहीं इसकी माँ ने कैसे दूर कर दिया इसे खुद से। मानसी, यही तो बात है ना मैडम साहब, हीरे की कद्र हर कोई नहीं कर पाता और बाहर तो है ही इतनी प्यारी कि इस पर से नजर हटाना मुश्किल है। कनिष्का, बाहर? मानसी, जी मैडम साहब, मैंने इसका नाम बाहर रखा है, ये है ही इतनी प्यारी और हमारे अस्पताल में भी बाहर आ गई है। इसके आने से बहुत शुभ कदम है बच्ची के। इसके आसपास बड़ी ही अनोखी आभा है, सभी राहत सी महसूस करते हैं। कनिष्का, बहुत सुंदर नाम है, आज से मैं भी इसे गुड़िया नहीं बाहर ही बुलाऊंगी। फिर गुड़िया की तरफ देखकर बोली, क्यों बाहर, पसंद आया आपको ये नाम? नन्ही बाहर कनिष्का की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद कनिष्का घर के लिए निकल गई।
कनिष्का बाहर से मिलकर घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज बहुत देर हो गई, कहाँ रह गई थी? कनिष्का कहने लगी, कहीं नहीं मम्मा, कुछ दिन पहले एक छोटी सी 5 दिन की गुड़िया को कोई औरत किसी के घर के बाहर छोड़कर चली गई थी। उसी के माँ बाप की खोज में लगी थी। पता नहीं कौन लोग हैं। अभी उस बच्ची से मिलकर आ रही हूँ। इतनी प्यारी सी मासूम सी है। पता नहीं कैसे छोड़ दिया उसकी मम्मा ने उसे। मेरा तो उससे दूर होने का दिल ही नहीं करता। प्रीति जी, समझ रही हूँ बेटा, तू चिंता ना कर, मिल जाएंगे उसके माँ बाप। चल हाथ मुंह धो ले और कुछ खा ले। कनिष्का फ्रेश होकर खाना खाने के लिए आ गई। खाना खाते हुए भी उसका ध्यान बाहर की तरफ ही था। प्रीति जी ने उसे खोया हुआ देखा तो कहने लगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, अब चिंता छोड़ो, खाना खाओ। कनिष्का ने हाँ में सर हिलाया और खाना खाने लगी। किसी रिपोर्टर को बाहर के बारे में पता चल गया था तो अगले दिन की अखबार बाहर की फोटो और उसके बारे में खबरों से भरी पड़ी थी। जिसने भी बाहर की फोटो देखी उसका मन करुणा से भर उठा। फोटो में हाथ का अंगूठा मुंह में डाले बाहर और भी मासूम लग रही थी। एक अज्ञात जगह पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। उसने बाहर की खबर पढ़ी। न जाने कब ये किस्से थमेंगे, क्या बच्ची के माँ बाप मिल पाएंगे। ये लाइन पढ़ते ही उसने अखबार को मरोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और कहने लगा, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। और एक हंसी वातावरण में गूंज गई। बाहर की फोटो अखबारों में छप चुकी थी। सभी देखने वालों के मन करुणा से भर उठे। रोज रोज होने वाली इन घटनाओं की वजह से लोगों में आक्रोश था। लगभग हर दूसरे महीने ये खबर आ जाती थी कि आज एक बच्चा अमुक जगह पर लावारिस मिला था या डस्टबिन में मिला था। इन बच्चों में कुछ लड़के थे पर ज्यादातर लड़कियां थीं। जहां एक और भी लोग थे जो अपने ही बच्चों को लावारिस करके छोड़ने में एक पल भी नहीं सोचते थे। वहीं ज्यादातर लोग ऐसी घटनाओं की निंदा कर रहे थे और जल्द से जल्द इन घटनाओं को रोकने के लिए कुछ करने की मांग कर रहे थे। लोगों के आक्रोश की वजह से पुलिस को कार्यवाही तेज करनी पड़ी। इंस्पेक्टर कनिष्का बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और अपने काम के प्रति ईमानदार थी, इसलिए वो ही ये केस संभाल रही थी। मगर अब उसका साथ देने के लिए एक ऑफिसर दिल्ली से उत्तराखंड बुलाया गया था। पुलिस स्टेशन प्रीतनगर, काल्पनिक नाम उत्तराखंड। पुलिस स्टेशन के बाहर एक जीप आकर रुकी। एक हट्टा कट्टा नौजवान जीप से उतरा। लगभग 6 फुट की लंबाई, गोरा चिट्टा रंग, चेहरे पर गजब का नूर और गालों पर पड़ते गड्ढे। ये है इंस्पेक्टर रक्षित मौर्य। इन्हें ही कनिष्का के साथ इस केस को हैंडल करने के लिए बुलाया गया है। इंस्पेक्टर रक्षित अपनी गजब की फाइटिंग स्किल और बड़े से बड़े पेचीदा केस को अपनी सूझबूझ से सुलझा लेने के लिए मशहूर हैं। देखने में भी अच्छे खासे हैंडसम होने के कारण लड़कियां इन पर फिदा रहती हैं, मगर ये बस अपने काम पर फिदा हैं। रक्षित अंदर पहुंचा तो डीआईजी साहब वहां मौजूद थे। उन्होंने रक्षित और कनिष्का का आपस में परिचय करवाया और इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए आदेश दिए ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो और नन्ही बहार को उसके माँ बाप मिल सकें। कनिष्का की नजर रक्षित पर पड़ी तो एक बार को उसका सख्त दिल भी धड़क उठा। आज तक जिस कनिष्का के सख्त और सदे हुए व्यवहार के चर्चे हो रहे थे, आज वही दिल के हाथों मजबूर सी लग रही थी। पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। रक्षित ने डीआईजी साहब को आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इस केस की सभी कड़ियों को सुलझा लेगा। डीआईजी साहब के जाने के बाद रक्षित कनिष्का की तरफ मुड़ा और कहने लगा, मिस कनिष्का, गेट मी डिटेल ऑफ दिस केस फास्ट। रक्षित के कहने के साथ ही कनिष्का ने बाहर के केस की फाइल रक्षित के सामने रख दी। कनिष्का कहने लगी, सर, बच्ची के माँ बाप का अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया है, पर जो भी डिटेल हमारे पास है सब इस फाइल में है। रक्षित ने फाइल पढ़ी और कनिष्का से कहने लगा, कनिष्का, जब बच्ची मिली उस दिन उसकी उम्र महज 5 दिन की थी। तो आप ये पता कीजिए कि बच्ची के मिलने के 5 दिन पहले आसपास के हॉस्पिटल्स में कितने बच्चों का जन्म हुआ और उनमें से कितने फीमेल बेबीज हैं। इतना पता लग जाने पर उन सभी माता पिता को वेरीफाई किया जाएगा जिनके यहाँ फीमेल चाइल्ड ने जन्म लिया है। आई वांट लिस्ट ऑफ बेबीज with their parents' name as soon as possible. Is that clear? कनिष्का ने जवाब में यस सर कहा और तेजी से वहां से निकल गई। कनिष्का के जाने के बाद रक्षित ने अपने लिए नाश्ता मंगवाया और दोबारा फाइल पढ़ने में मग्न हो गया।
कनिष्का ने प्रीतनगर एरिया के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में उन सभी बच्चों की लिस्ट ली जो बाहर के मिलने से 5 दिन पहले पैदा हुए थे। फिर उनमें से उसने फीमेल चाइल्ड को शॉर्ट लिस्ट किया और उनकी पूरी डिटेल्स के साथ एक फाइल बना ली। कनिष्का पूरा दिन लगी रही और शाम तक उसने अपना पूरा काम खत्म कर लिया था। शाम हो चुकी थी, कनिष्का के ड्यूटी आवर भी खत्म हो चुके थे, तो कनिष्का रोज की तरह बाहर से मिलने अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में फातिमा पहले से मौजूद थी। वो अपने बचत के पैसों में से बाहर के लिए कुछ नए कपड़े लेकर आई थी। मानसी ने जब फातिमा की लाई नई फ्रॉक बहार को पहनाई तो पीले रंग में सजी बहार सोने सी चमकती लग रही थी। कनिष्का ने उसे गोद में उठाया और दुलारने लगी। बड़ी ही विचित्र दुनिया है, ईश्वर की लीला न्यारी है। कभी कुछ छीन लेते हैं तो कभी कई गुना लौटा देते हैं। एक माँ ने त्याग दिया तो अब कितनों का प्यार मिल रहा है नन्ही बहार को। फातिमा और कनिष्का बहार को दुलार रही थी कि तभी रक्षित वहां पहुंच गया। रक्षित ने जब कनिष्का को बहार के साथ खेलते देखा तो कनिष्का के चेहरे पर मासूमियत की झलक देखकर रक्षित कहीं खो सा गया। थोड़ी देर बाद बर्ड वाई की आवाज से वो होश में आया तो कदम बहार की तरफ बढ़ा दिए। बहार को देखकर रक्षित भी देखता ही रह गया। इतनी मासूम प्यारी सी बच्ची, चेहरे पर खिलती मासूम सी मुस्कान, अपने हाथ पैरों को हल्के हल्के हिलाकर अपने भाव दिखाने की कोशिश कर रही थी। रक्षित ने बहार के सर पर प्यार से हाथ फहराया और बाहर चला गया। वैसे तो रक्षित बहुत अच्छे से छुपा गया, मगर कनिष्का ने उसकी आंख से झलकते आंसू देख लिए थे। वो भी रक्षित के पीछे बाहर आई तो कहने लगी, सर आप ठीक हो? रक्षित, यस कनिष्का मैं ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या होना है? कनिष्का, नहीं सर, आप बाहर को देखकर इमोशनल हो गए थे। वैसे तो आप बड़े सख्त लगते हैं देखने में, मगर आपका दिल बहुत कोमल है। रक्षित ने उसकी बात सुनकर सर झुका लिया, फिर कहने लगा, इतनी मासूम छोटी सी बच्ची कैसे रहती होगी अपनी माँ के बिना? माँ बाप अपने बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं और ये नन्ही सी जान कितनी मुश्किलों को अकेले पार कर रही है। कनिष्का, सर यही तो विडम्बना है। कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखते हैं, कुछ लोग खानदान को। उन सब के चक्कर में बाहर जैसे न जाने कितने नन्हे बच्चे ऐसे अकेले अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। रक्षित के कान में कुछ आवाजें गूंजने लगी। पता नहीं किसका गंदा खून है जिसे उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, और कोई क्या अपनाएगा। किसी का पाप है तू पाप। रक्षित की आंख से आंसू बह गए और वो जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। कनिष्का ने उसे ऐसे जाते देखा तो सोचने लगी, पता नहीं क्या बात है। रक्षित सर ज्यादा ही अपसेट लग रहे थे। कनिष्का भी वापस बाहर के पास चली गई। थोड़ी देर के बाद कनिष्का घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। उधर रक्षित अपने घर पहुंचा। रक्षित को ये घर डिपार्टमेंट की तरफ से मिला था ताकि यहाँ रहने में उसे कोई परेशानी ना हो। घर में आकर उसने लाइट जलाई और वहीं सोफे पर पसर गया। घर वेल फर्निश्ड और साफ सुथरा था। 2 कमरे, लॉबी और लॉबी से लगती किचन, एक वॉशरूम था जो दोनों रूम से अटैच्ड था। किचन में रक्षित की जरूरत भर का सामान था। तभी डोरबेल बजी। रक्षित ने उठकर दरवाजा खोला तो पाया कि कांस्टेबल शर्मा था। शर्मा वहीं रक्षित के साथ वाले मकान में रहता था। रक्षित ने उसे बाहर से खाना लाने को कहा था। उसने रक्षित के लिए लाया खाना उसे दिया और कहने लगा, सर और किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। रक्षित ने सिर हिलाया और अंदर चला आया। उसने खाना टेबल पर रख दिया और खिड़की खोलकर वहीं खड़ा हो गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके की सुंदरता देखते ही बनती थी। रक्षित को ठंडी हवा सुकून दे रही थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक तूफान सर उठा रहा था। वो वहीं खड़ा होकर सोचने लगा, आखिर क्यों कुछ लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि सिर्फ अपने मान और इज्जत के लिए एक बच्चे की जिंदगी तबाह कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि अकेला बच्चा जीवन के हर मोड़ को कैसे पार करेगा। भूख लगेगी तो क्या करेगा। जिंदगी जब अपनी सच्चाई से रूबरू करवाएगी तो कैसे झेल पाएगा। अपने क्षणिक सुख के लिए एक नन्ही जान को उपजा देने के बाद उसे बिना कारण सजा देना, इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ देना कहाँ का न्याय है। कितनी प्यारी सी बच्ची है, क्या होगा उसका अगर उसके माँ बाप ना मिल पाए तो? कहीं वो भी मेरी लिली की तरह? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उस समय मैं इतना सक्षम नहीं था कि लिली को बचा पाता, पर बाहर को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इन्हीं ख्यालों में खोया रक्षित जाने कितनी देर वहां खड़ा रहा। काफी देर बाद उसने खाना खाया और सोने चला गया। अगली सुबह कनिष्का ने
अपनी तैयार की गई फाइल रक्षित के सामने रख दी। इसमें जिस दिन बहार का जन्म हुआ, उस दिन पैदा हुई सभी लड़कियों की हर तरह की डिटेल थी। रक्षित ने फाइल खोलकर पढ़ी तो कनिष्का की तारीफ करते हुए बोला, वेल डन कनिष्का, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम किया है और मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी भी। अब हमें जल्द से जल्द इन सभी लोगों को वेरीफाई करना होगा और जानना होगा कि सभी बच्चियां अपने घर में हैं या नहीं। आप सबसे बेस्ट 5 लोग चुनिए जिन्हें हम इस काम में अपने साथ ले सकते हैं। कनिष्का ने अपने पुलिस स्टेशन के सबसे बेस्ट 5 लोग चुनकर उनकी टीम बनाई और रक्षित के सामने पहुंच गई। रक्षित सबको समझाते हुए कहने लगा, ये केस बहुत संजीदा है, इसलिए किसी भी तरह की ढील या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सभी इस लिस्ट के हिसाब से पूरे शहर के अलग अलग कोने में जाएंगे और लिस्ट के हिसाब से उन सभी घरों में चेकिंग करेंगे जो आपके एरिया में आते हैं। किसी भी घर में अगर कुछ संदिग्ध गतिविधि लगे या लिस्ट में होने के बाद भी बच्ची नहीं मिलती तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। इस केस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नन्ही सी जान की जिंदगी का सवाल है। आप सभी को जरा सी भी चूक नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? सभी ने एक साथ कहा, यस सर। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। बाहर के माता पिता को ढूंढने की हर संभव कोशिश की जा रही थी, मगर हर बार निराशा ही हाथ लग रही थी। रक्षित भी अब हर शाम को अपना समय बाहर के साथ ही बिताता था। कनिष्का देख रही थी कि रक्षित बाहर को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने लगा था। उस केस में मिलती लगातार नाकामयाबी से भी घोर निराशा में डूबे देखा था कनिष्का ने, पर इसका कारण वो समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे बाहर बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब वो ज्यादा दिन तक अस्पताल में नहीं रह सकती थी। बाहर को अब अनाथ आश्रम जाना होगा। नर्स मानसी को भी अब तक बाहर की आदत हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि बाहर यहाँ से जाए, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। फातिमा भी बाहर को अनाथ आश्रम नहीं जाने देना चाहती थी, मगर वो भी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बाहर को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। कनिष्का ने जब अपने मम्मी पापा से बाहर को उसके माता पिता के मिलने तक अपने घर में रखने की बात की, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि बेटा, घर में आ जाने के बाद आपका उसके माता पिता से मिल जाने पर उससे दूर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भावात्मक जुड़ाव आपको बहुत दुख देगा। कनिष्का अपने माता पिता की बात समझ रही थी। उनका कहना काफी हद तक सही भी था। इधर मानसी, फातिमा और कनिष्का बाहर के लिए परेशान थीं। उधर रक्षित बाहर के एडॉप्शन पेपर तैयार करवा रहा था। रक्षित बाहर को गोद लेना चाहता था, मगर क्योंकि वो अकेला था इसलिए ये बहुत मुश्किल था। बाहर ठीक हो चुकी थी और अब ज्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रह सकती थी। कनिष्का, मानसी और फातिमा बाहर को गोद ले पाने में असमर्थ थीं, पर रक्षित ने बाहर को गोद लेने का फैसला ले लिया था। जहां मानसी और फातिमा खुश थीं कि अब बाहर को अनाथ आश्रम नहीं जाना पड़ेगा, वहीं कनिष्का को इस खुशी के साथ आश्चर्य भी था, क्योंकि वो जानती थी रक्षित अकेला रहता है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और एक अकेले लड़के के लिए एक छोटी बच्ची को गोद लेने का निर्णय बहुत बड़ा था और काफी हद तक चौंकाने वाला था। कनिष्का ने रक्षित से कई बार बाहर को गोद लेने के बारे में पूछने और जानने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही, क्योंकि रक्षित कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी बात टाल देता था। रक्षित की आंखों में बाहर के लिए करुणा और फिक्र दिखाई देने लगी थी। उधर बाहर के माता पिता को ढूंढने के प्रयास तेज हो चुके थे। कनिष्का ने जो टीम बनाई थी, उस टीम ने रक्षित के कहे अनुसार पूरी तन्मयता से काम किया, मगर कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ सामने नहीं आई। कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। सभी कुछ सही लग रहा था। टीम मेंबर्स लगातार रक्षित और कनिष्का को सारी डिटेल्स भेज रहे थे। कई दिन बीत चुके थे, पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। सुबह के समय रक्षित जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसे खबर मिली कि सभी चेकिंग पूरी हो चुकी है, मगर बाहर के माता पिता का कुछ पता नहीं चल पाया। ये सुनते ही रक्षित ने निराश होकर अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा, जिससे टेबल पर रखा कांच का गिलास टूट गया और रक्षित के हाथ में चुभ गया। हाथ से खून बहकर नीचे जमीन पर टपकने लगा। कनिष्का ने देखा तो एकदम अपना रुमाल निकालकर रक्षित के हाथ पर रख दिया। कनिष्का ने आवाज देकर कांस्टेबल को फर्स्ट एड किट लाने को बोला। कनिष्का ने रक्षित की ड्रेसिंग की और कहने लगी, रक्षित सर, अगर आप यूं ही कई तूफान रूपी राज अपने दिल में समेटे रहेंगे तो वो ऐसे ही अपने बाहर आने का रास्ता बना लेंगे। प्लीज स्पीक अप सर। आखिर बात क्या है? आप मुझे अपना दोस्त समझिए और कह दीजिए जो कहना है।
कनिष्का की बातें सुनकर रक्षित के दिलो दिमाग में फिर कुछ आवाजें गूंजने लगी। तुम दोस्त जो बन गए हो अब तो इतना भी हक नहीं है क्या? तुम्हारी दोस्ती मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। इन आवाजों के साथ ही रक्षित की आंखें नम हो गईं और वो गुस्से से कहने लगा, इंस्पेक्टर कनिष्का सिंह, कोई दोस्त नहीं है मेरा। मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी। इतना कहकर रक्षित ने कनिष्का से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर बेंच पर जाकर बैठ गया। कनिष्का एक बार तो रक्षित का गुस्सा देखकर डर ही गई, पर वो समझ रही थी रक्षित किसी बड़ी टेंशन में है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे बाहर पहुंच गई और कहने लगी, सर, शायद आपको दोस्त नहीं चाहिए, पर डिपार्टमेंट को आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज हो सके तो अपना गम बांटिए किसी के साथ, आपको मन हल्का सा लगेगा। इतना कहकर कनिष्का ने रक्षित के हाथ पर अपना हाथ रखा और थोड़ी देर में वहां से चली गई। रक्षित कितनी देर वहीं सोच में डूबा हुआ बैठा रहा। तभी उसका फोन बजने लगा। रक्षित के किसी खबरी का फोन था। उसने रक्षित को कोई सूचना दी, जिसे सुनते ही रक्षित अचानक से उठा। उसने दोनों मुट्ठियों को कस लिया। फोन रखते ही रक्षित तेजी से अंदर पहुंचा और कनिष्का से कहने लगा, इट्स अर्जेंट कनिष्का, मुझे बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ लोगों पर मेरे स्पेशली खबरी को शक था, पर अभी वो लोग दिल्ली हाईवे पर जाते दिखे हैं। मुझे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, ताकि अगर वो लोग बाहर से जुड़े हैं तो हम उन्हें यूं जाने नहीं दे सकते। उसकी बात सुन कनिष्का कहने लगी, सर, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। रक्षित ने बिना किसी नानुकुर के कहा, तो गेट रेडी फास्ट, हमें अभी निकलना है दिल्ली के लिए। रक्षित और कनिष्का पुलिस जीप में दिल्ली के लिए निकल गए। रास्ते में रक्षित ने पहले ही नाकाबंदी करवा दी थी, ताकि वो लोग बचकर न जा पाए। रक्षित बहुत बेचैन था। उसकी बेचैनी अब कनिष्का से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जीप बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। कनिष्का रक्षित से बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नजरअंदाज कर रहा था। अचानक से कनिष्का ने चिल्लाकर कहा, सर, गाड़ी रोकिए। रक्षित ने उसे हैरानी से देखा तो उसने दोबारा कहा, प्लीज गाड़ी रोकिए। रक्षित ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही कनिष्का जीप से उतरकर खड़ी हो गई। रक्षित भी उतरकर उसके पास आया और उसने गुस्से से कहा, ये सब आपको शोभा नहीं देता ऑफिसर, हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर कनिष्का कहने लगी, आई नो सर, काम हमारी ड्यूटी जरूर है, पर आपकी मेंटल पीस भी उतनी ही जरूरी है। आप मुझे दोस्त नहीं मानते ना सही, मगर कलीग तो है ना हम। मुझसे आपकी बेचैनी देखी नहीं जाती। आपकी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ मैं। नहीं जानती ये सब क्यों है, पर बस इतना पता है कि इन दुखों को आपसे दूर करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। कनिष्का ने रक्षित की आंखों में आंखें डालकर ये सब बातें एक ही सांस में कह दी। बोलते बोलते कनिष्का की आंखों में आंसू आ गए। रक्षित हैरान था। उसने जीप से पानी की बोतल निकालकर कनिष्का की तरफ बढ़ा दी और कहने लगा, आज तक किसी को मैंने इस शिद्दत से अपना दर्द महसूस करते नहीं देखा कनिष्का। आप वो दूसरी इंसान हैं जिसकी आंखों में मैं अपने लिए दर्द देख रहा हूँ। उसकी बात सुन कनिष्का कहने लगी, पहला इंसान कौन है सर? आपकी मम्मा। रक्षित उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, फिर कभी बताऊंगा, अभी चलें। वो लोग निकल गए तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। कनिष्का, चलेंगे सर, पर पहले आप वादा कीजिए कि आप अपनी परेशानी की वजह मुझे बताएंगे। रक्षित, ये कैसी जिद है कनिष्का? कनिष्का ने मुंह बना लिया और दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। रक्षित उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, अच्छा बाबा, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसे जख्मों पर मलहम लगाना है, कुरेदना नहीं है। तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब चलें। कनिष्का कहने लगी, जी सर, चलिए। पहले आपके चेहरे पर कुछ लगा है वो तो उतार लीजिए। रक्षित ने अपना चेहरा जीप के मिरर में देखा और कहने लगा, कहाँ, कुछ भी तो नहीं लगा। कनिष्का उसके करीब आई और कहने लगी, ये बेचैनी जो आपकी आंखों में है, जो आपको सता रही है, इसे उतारकर फेंक दीजिए। रक्षित उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। रक्षित गाड़ी चला रहा था और उसके दिमाग में बार बार कनिष्का की कही बातें घूम रही थीं। कुछ लाइंस उसके जहन में आईं और उसने कनिष्का की तरफ देखा, जो बड़े ही इत्मीनान से बाहर देखने में मग्न थी। रक्षित ने जहां नाकाबंदी करवाई थी, वहां पर तैनात पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया था। खबरी की दी हुई डिटेल के हिसाब से जल्दी ही वो लोग पकड़ में आ गए थे। रक्षित और कनिष्का भी थोड़ी देर में वहां पहुंच गए। उन लोगों में 2 आदमी थे और 3 औरतें। सभी सभ्य पढ़े लिखे लग रहे थे। उनमें से एक औरत कुछ कमजोर लग रही थी। उसने शॉल लपेट रखी थी। वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी।
रक्षित ने उन सभी को जीप में बैठने को कहा। उनमें से एक आदमी कहने लगा, देखिए सर, आप पुलिस में हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष लोगों को सताएंगे। क्या किया है हम सब ने? बस हम यहाँ घूमने आए थे और अब वापस जा रहे हैं। रक्षित, पुलिस बेवकूफ नहीं है मिस्टर। बेहतर होगा आप हमारे साथ को कोऑपरेट कीजिए। कनिष्का, इन सभी को जीप में बिठा लो। उन सबके जीप में बैठने के बाद रक्षित और कनिष्का भी जीप में आकर बैठ गए। रक्षित के हाथ में चोट के कारण दर्द हो रहा था, इसलिए गाड़ी कनिष्का चला रही थी। थोड़ी देर में वो लोग वापस पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। रक्षित ने पहुंचते ही उनसे डिटेल्स लेनी शुरू की। उनमें से वही आदमी बोलने लगा, सर, मेरा नाम उदयराज है। ये मेरे बड़े भैया हैं, श्री परेश राज। ये मेरी पत्नी है सारिका, और ये मेरी माता जी श्री गोमती गीता देवी। मेरी भाभी आसिता पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी, इसलिए इन्हें घुमाने के लिए हम सब यहाँ लेकर आए हैं, ताकि हवा पानी बदले और ये कुछ बेहतर महसूस करें। ये जो शॉल ओढ़े हैं, यही मेरी भाभी हैं आसिता। आसिता चुपचाप चेयर पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था। रक्षित ने उन्हें पूछा कि आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है पिछले कुछ दिनों में? वो कहाँ है? उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। फिर उदय ने बात संभालते हुए कहा, नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो यहाँ सिर्फ घूमने आए थे। कनिष्का को आसिता कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो उसके पास आई और कहने लगी, आप ठीक हैं? कोई तकलीफ है या कोई मदद चाहिए तो मुझे बताएं। आसिता ने नजर उठाकर परेश की तरफ देखा, फिर नजरें झुकाकर ना में सिर हिला दिया। कनिष्का आगे कहने लगी, डरिए मत, यहाँ कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। कनिष्का ने आसिता के हाथों को थामा तो उसके हाथ बहुत ठंडे लगे। आसिता ने चुपचाप एक चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी और अपने हाथ छुड़ा लिए। इतने में परेश ने आकर आसिता को थाम लिया और कनिष्का को कहने लगा, इसकी तबीयत खराब ही रहती है, इसलिए कम बोलती है। मेरी आसिता पहले ऐसी नहीं थी। जब से ये बीमार हुई है तभी से इसकी हालत ऐसी ही है। उसकी बात सुनकर रक्षित ने पूछा, क्या हुआ है इन्हें? ऐसी कौन सी बीमारी है जो इनकी ये हालत हो गई है? इस बात का जवाब सारिका ने दिया। वो कहने लगी, दीदी प्रेग्नेंट थी पर सीढ़ियों से गिर गईं, तो बच्चा बच ना पाया, तभी से सदमे में हैं ये। इन्हें सदमे से बाहर निकालने के लिए हम सब यहाँ लेकर आए थे। रक्षित और कनिष्का ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिला दिया। रक्षित ने उन सभी की सारी डिटेल्स लिख ली और उनके खिलाफ कुछ भी सबूत न होने के कारण उन्हें जाने देना पड़ा। जाते जाते भी आसिता मुड़ मुड़ कर कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का उसे आंखों से इशारा कर रही थी कि वो चिंता न करे। उन सबके बाहर निकल जाने के बाद कनिष्का ने वो कागज खोलकर देखा। उस पर जो लिखा था वो पढ़कर कनिष्का हैरान रह गई। रक्षित ने उसे देखा तो कनिष्का ने उसकी तरफ कागज बढ़ा दिया। रक्षित ने वो पढ़ा और जल्दी से बाहर की तरफ भागा। उसकी आंखों के सामने नन्ही बहार का चेहरा आ रहा था। अभी वो लोग कार में बैठ ही रहे थे कि तभी रक्षित ने उन्हें रोक लिया और कहने लगा, मिस्टर परेश, आपको गिरफ्तार किया जाता है। परेश और उदय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। परेश ने रक्षित को धक्का दिया और भागने की कोशिश करने लगा, पर दूसरी तरफ से आती कनिष्का ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। रक्षित ने बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया और अंदर ले गया। इस बार आसिता को छोड़कर उन सभी को इंट्रोगेशन के लिए अंदर ले जाया गया। कनिष्का जल्दी से आसिता को डॉक्टर के पास ले गई, उसका फुल चेकअप करवाने के लिए। रक्षित इंट्रोगेशन रूम में था। उसके सामने उदय, परेश, सारिका और गीता देवी बैठी थीं। रक्षित ने अपने हाथ टेबल पर टिका लिए और कहने लगा, अब आप लोग अपने गुनाहों का चिट्ठा खुद खोलेंगे या मैं अपने हिसाब से आपसे सब बुलवाऊं? उसकी बात सुनकर परेश कहने लगा, हम आपको बता चुके हैं सब कुछ, हमने कुछ भी नहीं किया है। रक्षित ने अपने शर्ट के बाजू मोड़ ली और चेयर पर एक पैर रखकर खड़ा हो गया। उसने हवलदार से उसका डंडा ले लिया और जमीन पर बजाने लगा। फिर परेश की तरफ मुड़कर कहने लगा, देख, जब बात किसी बच्चे की हो तो मैं उसे इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब बस इतना बोल कि मारना चालू करने से पहले बोलेगा या फिर तेरी खातिर कर लूँ उसके बाद। मैं तुम लोगों पर कब से नजर बनाए रखे हूँ। पुलिस गुनाहगार को पकड़ना बहुत अच्छे से जानती है। इतना कहकर रक्षित ने डंडा उसके कंधे पर रख दिया। परेश के माथे पर पसीने की बूंद ठहर गई। परेश की हालत देखकर उसकी माँ गीताजी कहने लगी, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा निर्दोष है। सब दोष उस मनहूस का है। उसकी वजह से ही हम लोग इतनी मुसीबत में पड़ गए हैं। रक्षित, मनहूस? किसकी बात कर रहे हो आप? गीता, उसी की
जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उस बच्ची को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सब उसकी माँ के झूठ की वजह से हुआ है। रक्षित, सब साफ साफ बताइए, वरना आपके दोनों बेटे खुद ही सब बताएंगे थोड़ी मरम्मत के बाद। गीता, नहीं प्लीज, आप मेरे बेटे को कुछ मत कहिए, मैं सब बताती हूँ। सारिका, माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है सर। माँ जी बस परेशानी में ये सब कह रही हैं। रक्षित, लगता है आपको बहुत शौक है अपने पति और जेठ की मरम्मत करवाने का। रक्षित की बात सुनकर सारिका चुप हो गई और गीता ने बोलना शुरू कर दिया। गीता रक्षित को सब कुछ बता रही थी और वहां कनिष्का आशिता का चेकअप करवाने ले गई थी। चेकअप होने के बाद रिपोर्ट आने में अभी टाइम था। आशिता हॉस्पिटल रूम के बेड पर लेटी थी। कनिष्का उसके पास ही बैठी थी। कनिष्का याद करने लगी। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, प्लीज हेल्प मी, मुझे और मेरी बच्ची को बचा लीजिए। इतना पढ़ते ही रक्षित का उन सब पर शक यकीन में बदल गया था। कनिष्का ने आशिता के हाथ पर हाथ रखा और पूछने लगी, बताइए आशिता जी, कैसे हुआ ये सब? आपकी ये हालत और आपकी बच्ची वो कहाँ है? आशिता, मेरी बच्ची कहाँ है मैं भी नहीं जानती। आपको मैं सब बताऊंगी। आज तक चुप रही इसलिए इतने दुखों में हूँ, पर मेरी बच्ची को दुख देने के बाद इन लोगों को मैं माफ नहीं करूंगी। मैं कनिष्का, आप मुझे बताइए, मैं आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। आशिता, मैं बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ मैडम साहब। घर में बस माँ, पापा और मेरा छोटा भाई। हम सब बहुत खुश थे, साथ में हंसते थे, साथ में रोते थे। पापा हर जरूरत पूरी नहीं कर पाते थे, पर फिर भी हम सब खुश थे। मैंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। पर इस शादी नाम की जंजीर ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। सपने क्या तोड़े, मेरा आत्मविश्वास भी छीन लिया। पर इससे जब मेरी शादी पक्की हुई, मैंने बहुत मना किया, बहुत मनाया, पर पापा को परेश बहुत पसंद थे, इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद जब इनके घर पहुंची तो ज्यादा नहीं मगर कुछ सपने नाखों ने जरूर सजाए थे, जिन्हें परेश ने पहली रात को ही शराब पीकर मुझसे जबरदस्ती करके तोड़ दिया। इनके घर में हर तरह का जुर्म बर्दाश्त किया मैंने, एक आहत तक नहीं निकाली, मगर इनके जुर्म बढ़ते ही गए। एक दिन भी इन्होंने शांति से मुझे जीने नहीं दिया। सारा दिन काम करो, फिर भी काम चोर, बोझ, पता नहीं क्या क्या सुनो। कभी कहते, जा अपने बाप से पैसे लेकर आ, चैन से जीना है तो। मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है बस। छोटी छोटी बातों पर जानवरों की तरह पीटा जाता था मुझे। मैडम सर, इनकी दी जिल्लत, इनके दिए घाव सब सह गई थी मैं। अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बताया, उनके दुख नहीं बढ़ाना चाहती मैं, पर अपने बच्चे पर आई विपत्ति कैसे सह जाती। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी गोद में नन्हा सा फूल आने वाला है। बहुत खुश थी मैं, जीने की वजह मिल गई थी मुझे। कभी आने वाले बच्चे के लिए सपने सजाती तो कभी उसके बारे में सोचती हुई भावुक हो जाती। पर मेरी ये खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई इन लोगों से। इन्हें सिर्फ बेटा चाहिए था। इन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया और गैर कानूनी तरीके से बच्चे का लिंग जानने की कोशिश की, ताकि लड़की हो तो पेट में ही मार दें उसे। डॉक्टर जब जांच कर रही थी तब मुझे पता चला कि मेरे घर नन्ही सी गुड़िया आने वाली है। मेरे प्रार्थना करने पर डॉक्टर ने इन लोगों को नहीं बताया कि मेरे गर्भ में लड़की है। लड़का पैदा होने वाला सुन के ये सभी बहुत खुश हुए। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। बेटे और पोते की चाह में ये लोग बाबले से हो गए, मेरा भी ध्यान रखने लगे। फिर एक दिन मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट मेरी देवरानी के हाथ लग गई और उसने सबको बता दिया कि मेरे पेट में बेटा नहीं बेटी है। देवरानी सारिका बहुत अमीर परिवार से है, इसलिए उसकी बात बहुत मानी जाती है। इन लोगों को जैसे ही ये सब पता चला, मुझे जली कटी सुनाने लगे। मुझे मारा पीटा, टॉर्चर किया, एक कमरे में बंद कर दिया। अपने बच्चे को देखने की आस में ही दिन काट रही थी मैं। कुछ दिन बाद ये लोग खुद ही अच्छा बर्ताव करने लगे। मुझे लगा शायद इन सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने इन्हें माफ कर दिया था। कुछ समय बाद मेरी गुड़िया मेरे जीवन में आ गई। गुड़िया होने के 2 दिन बाद ही ये लोग मुझे यहाँ ले आए और कहने लगे कि घुमाने लाए हैं, ताकि हवा पानी बदल जाए और मेरी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए। यहाँ आने के बाद 1-2 दिन तो ये लोग अच्छे से रहे। एक रात मैं सोई तो सुबह उठकर देखा कि मेरी बच्ची मेरे पास नहीं थी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि बता दो मेरी बच्ची कहाँ है।
पर इनको दया नहीं आई। जितनी बार मैं पूछती उतनी बार मुझे मारते और कहते, भूल जा कोई बच्ची आई थी तेरी जिंदगी में, अपनी बच्ची की एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं मुझे। और यहाँ तो पता नहीं क्या किया इन्होंने मेरी बच्ची के साथ, मुझे कुछ बताते भी नहीं। जाने कहाँ छोड़ा है, कहीं ले जाकर मार दिया या जिंदा है, मैं कुछ भी नहीं जानती मैडम साहब। प्लीज मेरी नन्ही सी जान को ढूंढ दीजिए। कहते कहते ही आसिता फूट फूट कर रोने लगी। कनिष्का आसिता को ढांढस बंधा रही थी, मगर उसकी आंखों में भी आंसू थे। उधर गीता ने बोलना शुरू किया। हमने अपने बेटे परेश की शादी ये सोचकर की कि एक बेटी है, बहुत सारा दहेज खुद ही देंगे। मगर आसिता के पापा तो अंदर से बिल्कुल खाली निकले, कुछ नहीं था उनके पास। पहले हमें ये बात पता ही नहीं थी। जब ये पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर तरह से हमने कोशिश की, उसे तकलीफें दी जानबूझकर, ताकि वो आसिता यहाँ से चली जाए। मगर नहीं, वो मनहूस तो चिपक ही गई हमारी किस्मत में। एक दिन हम सबको पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो हम सब ने सोचा चलो एक लड़का ही मिल जाए शायद। उस मनहूस से टेस्ट भी करवाया। जिस डॉक्टर ने टेस्ट किया उसने तो हमें बताया कि लड़का है, मगर बाद में असली रिपोर्ट मिली तो पता चला कि लड़की है। पर तब तक देर हो चुकी थी। अब बच्चा गिराना संभव नहीं था। कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं था इस काम के लिए, क्योंकि पुलिस बहुत सख्त है इस कानून के प्रति। पहले ही एक बोझ हमारे सर पर पड़ा हुआ था, अब ये दूसरा कहाँ से ढोते। हमने सोचा बच्चा पैदा होगा तो कहीं छोड़ आएंगे उसे, इसलिए बच्चा पैदा होने तक हम अच्छा व्यवहार करते रहे और बच्चा होते ही उसे लेकर यहाँ आ गए। रात में आसिता सो रही थी तो परेश ने बच्ची को उठा लिया और बाहर कहीं ले जाकर छोड़ आया। हमने तो कहा था मार दो, पर नहीं, इसे दया आ गई उस पर। ये बस हमारा गुनाह है, हमने जो कहा हमारे बेटे वही करते रहे। इन सब में इनका कोई दोष नहीं है, ये सब निर्दोष हैं। रक्षित जैसे जैसे उनकी बातें सुन रहा था वैसे ही उसका खून खौल रहा था। गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने अपने पैर से चेयर को धक्का दिया और चिल्लाकर कहने लगा, बस अपनी जिद के कारण, अपने लालच के कारण आपने एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया। दादी हैं आप उसकी, आपको जरा भी दया नहीं आई। आपका अपना ही खून था उसमें, आप तो खुद एक औरत हैं, फिर दूसरी औरत पर इतने जुर्म कैसे कर दिए आपने। अगर आप औरत ना होती तो आज मैं आपको जान से मार देता। जो कुछ भी आपने कहा मैं सुन भी नहीं पा रहा था। पता नहीं कैसे हो गई आप इतनी निर्दयी। और परेश, तुम्हारी तो पत्नी है ना वो, क्या उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है तुम्हारा। वो बच्ची, उसका क्या कसूर है, उसे किस बात की सजा दी है तुमने। अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा करते हाथ नहीं कांपे तुम्हारे। छी, कितनी गिरी हुई सोच है आप सबकी। शर्मा जी, चार्जशीट बनाइए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है इन सबको। परेश, उदय, गीता, सारिका सभी सर झुकाकर बैठे थे। सजा का डर उनकी आंखों में झलक रहा था। गीता ने रक्षित के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे निर्दोष हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, ये सब मैंने किया है, जो भी सजा है वो मुझे दीजिए। रक्षित, सजा तो आपको मिलेगी ही गीता जी, आपके बेटे और बहू सारिका भी सजा के उतने ही हकदार हैं। शर्मा जी, बंद कीजिए इन सबको। इतना कहकर रक्षित बाहर चला गया। बाहर निकलकर रक्षित ने अपना फोन चेक किया तो कनिष्का के बहुत सारे मिस कॉल थे। रक्षित ने कनिष्का को कॉल बैक किया तो उसने आसिता से हुई सारी बात उसे बताई। कनिष्का की बात सुनकर रक्षित के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। उसने कनिष्का से कहा, कनिष्का, शायद हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तुम एक काम करो, बाहर का डीएनए टेस्ट करवाने की तैयारी करो। अगर बाहर का टेस्ट आसिता से मैच हो जाता है तो हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। कनिष्का ने कहा, यस सर। सर, एक बात पूछूं? रक्षित, पूछो, कनिष्का कहने लगी। आपको इन लोगों के बारे में कैसे पता चला? रक्षित, सभी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में पता लगाने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा था तो मेरे दिमाग में कौंधा कि बच्ची को छोड़ने में 5 दिन का समय क्यों लिया गया। कहीं वो बाहर से तो नहीं आया है जिसने ऐसा किया। मैं सिर्फ टीम के भरोसे ये केस नहीं छोड़ सकता था कनिष्का, इसलिए खुद भी हर तरह की छानबीन में लग गया था। इसलिए मैंने अपने खबरी भी अलर्ट कर दिए ऐसे लोगों के लिए जो बाहर से आए थे। ये लोग कुछ संदिग्ध लगे तो एक खबरी ने मुझे इनके बारे में बताया। आगे तो तुम सब जानती ही हो। कनिष्का, मान गए सर, कमाल की स्किल्स है आपकी। आज तक बस सुना था पर आज देख लिया। अच्छा सर, आप आज हॉस्पिटल नहीं आ रहे बाहर से मिलने? रक्षित, थोड़ी देर तक निकलूंगा। क्यों, कुछ काम है क्या? कनिष्का, नहीं सर,
काम नहीं है, बस यूं ही पूछ लिया। इतना कहकर कनिष्का ने अपने सर पर चपत लगाई और फोन रख दिया। खुद से ही कहने लगी, काबू रख खुद पर कनिष्का, ऐसे तो दिल का हाल बयान हो जाएगा। रक्षित से बात करने के बाद कनिष्का बाहर से मिलने चली गई। वो आसिता को उसी हॉस्पिटल में लाई थी जहां बाहर थी। कनिष्का बाहर के रूम में पहुंची। मानसी वहां पहले से मौजूद थी। कनिष्का को देखते ही मानसी कहने लगी, मैडम साहब, कल क्यों नहीं आई आप? कनिष्का कहने लगी, वो बस किसी काम में फंस गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। बाहर कैसी है? मानसी, बहुत अच्छी है। अब तो खुशी की बात है कि बाहर अब ठीक है, पर इसमें एक बहुत बड़ा दुख भी है मैडम साहब। बाहर हमें छोड़कर चली जाएगी। कहाँ जाएगी ये नन्ही सी जान? मानसी डबडबाई आंखों से कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का कहने लगी, अभी कुछ बता नहीं सकती, पर जल्दी ही शायद सब ठीक हो जाए। नर्स मानसी बाहर के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहर को अनाथ आश्रम भेजा जाए। रक्षित बाहर को गोद लेना चाहता था, पर आसिता के आने की वजह से उसने अभी कागजी काम रोक दिया था। नन्ही बाहर अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिला रही थी, मुंह में उंगली डालकर चारों तरफ नजर घुमा रही थी। कनिष्का भी वहीं बैठकर बाहर की मासूम हरकतें देख रही थी। नन्ही बाहर अभी खुद ही मुस्कुरा देती और हाथ हवा में चलाने लगती, और कभी अचानक से शांत होकर इधर उधर देखने लगती। मानसी और कनिष्का को बाहर बड़ी प्यारी लग रही थी। उसकी बाल सुलभ हरकतें दोनों का मन मोह रही थी। मानसी को कुछ काम याद आया तो वो चली गई। कनिष्का अभी भी वहीं बैठी थी। उसने बाहर को गोद में लिया और दुलारने लगी। तभी रक्षित आ गया। रक्षित ने आकर कनिष्का को सब बताया जो गीता ने उसे बताया था। कनिष्का कहने लगी, पता नहीं कैसे लोग हैं सर, न अपनी बेटी को बख्शा और न बहू को। खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द कैसे नहीं देख पाती। कुछ औरतें समझ नहीं आता। कनिष्का ने नर्स को बुलाकर रक्षित के हाथ की ड्रेसिंग अच्छी तरह से करवा दी। पट्टी बांधते वक्त रक्षित की नजर बस कनिष्का पर थी। वो नर्स को कह रही थी कि अच्छे से पट्टी करे ताकि रक्षित जल्दी से ठीक हो सके। पट्टी हो जाने के बाद थोड़ी देर दोनों वहीं बैठे रहे, बाहर के साथ खेलते रहे और फिर आसिता के पास चले गए। आसिता को डिलीवरी के टाइम काफी दिक्कत हुई थी, इसलिए वो काफी वीक हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया था। आसिता के सभी टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। उसे कई सारी चोटें दी गई थी। रिपोर्ट में सभी बातें साफ हो चुकी थीं। आसिता ने रक्षित से भी अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढने की रिक्वेस्ट की। रक्षित ने कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का ने उसे आंखों से इशारा कर मना कर दिया। रक्षित और कनिष्का ने आसिता को आराम करने को कहा और बाहर आ गया। बाहर आकर रक्षित ने पूछा, कनिष्का क्यों नहीं बताने दिया उसे बाहर के बारे में? एक उम्मीद मिल जाती। उसकी बात सुनकर कनिष्का कहने लगी, नहीं सर, जब तक हम खुद ही यकीन से नहीं कह सकते, एक माँ को उम्मीद कैसे दे दे? अगर डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ तो उसकी उम्मीद के साथ वो भी टूट जाएगी। एक बार टूट चुकी है वो, उम्मीद मिलने के बाद दोबारा टूटी तो जी नहीं पाएगी सर। रक्षित शांति से कनिष्का की सारी बातें सुन रहा था, फिर कहने लगा, कितना दर्द है तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए, कितने अच्छे से तुम समझ लेती हो किसी इंसान के दर्द की दवा कैसे करनी है। आजकल तो लोग अपनों से भी पल्ला झाड़ लेते हैं, और तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए भी कितनी ज्यादा फिक्र है। कनिष्का, सर, मेरे पापा ने हमेशा मुझे सिखाया है कि दूसरों का गम दूर करने के लिए जो भी आप कर पाओ जरूर करना चाहिए। क्या पता किस रूप में किसी की मदद करने का आदेश भगवान ने हमें दिया हो, उस आदेश को ठुकराना नहीं चाहिए। रक्षित उसकी बात सुनकर भावुक हो गया और कहने लगा, माँ पिता की सीखे इंसान को जिंदगी के बहुत बड़े बड़े पाठ सिखा देती है। बहुत लकी हो तुम कनिष्का। खैर, एक काम करो, एक लेडी कांस्टेबल यहाँ तैनात कर दो आसिता के पास। कनिष्का ने तुरंत आदेश का पालन किया और दोनों एक साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगे। तभी मानसी उनके पास आ गई। तभी कहने लगी, सर, मैडम साहब, कल मेरी शादी की सालगिरह है, तो हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी आओ। आएंगे ना आप दोनों? कनिष्का, मानसी, जरूर आएंगे। तुमने इतने प्यार से जो बुलाया है। सर, आप चलोगे ना? रक्षित, जरूर कनिष्का, कल साथ में ही चलेंगे हम दोनों। मानसी, थैंक यू सर, मुझे तो लगा था आप दोनों मना कर दोगे, पर आपने हाँ करके बहुत बड़ी खुशी दी है मुझे। बाहर को भी आज मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, परसों वापस ले आऊंगी। रक्षित, फिर तो और अच्छी बात है, पार्टी भी हो जाएगी और बाहर से मिलने को भी मिलेगा।
पर इसे ले जाने से पहले डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल दिलवा दीजिए इसके, ताकि पता चल सके कि आसिता और बहार का कोई संबंध है या नहीं। मानसी ने बहार और आसिता के सैंपल दिलवा के लैब भिजवा दिए। रिपोर्ट 10 दिन बाद आने वाली थी। इसके बाद रक्षित और कनिष्का अपने अपने घर की तरफ निकल गए। मानसी बहार को लेकर घर चली गई। मानसी का पति एक साधारण सा क्लर्क था। मानसी जहाँ बहुत सुलझी हुई महिला थी और अपनी मेहनत पर विश्वास रखती थी, वहीं उसका पति मनोज जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने में झिझकता नहीं था। मनोज ने जब बहार को घर पर देखा तो मानसी से उसके बारे में पूछा। मानसी ने उसे बहार के बारे में बताया तो वो कुछ सोच में पड़ गया। नन्ही सी बहार मानसी के घर की दीवारों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। मासूम सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों और पैरों को हल्के हल्के हिलाकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कर रही थी। पहचानने की कोशिश कर रही थी, ये उसका घर है या वो उसका घर था जहाँ वो फातिमा के साथ गई थी, या वो जहाँ वो इतने समय से रह रही थी। मानसी ने बहार का बहुत ध्यान रखा। अपने बच्चे की तरह उसे सीने से चिपकाकर सो गई। बहार भी मानसी को अपने पास पाकर सुरक्षित महसूस कर रही थी और सुकून की नींद सो रही थी। मगर मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। वो कुछ सोच विचार में मग्न था। रक्षित अपने घर की खिड़की पर खड़ा कनिष्का के बारे में सोच रहा था। बार बार उसके सामने कनिष्का का चेहरा आ रहा था। कनिष्का की बातें, उसकी रक्षित के लिए फिक्र। आज तक उसे किसी ने इतने अपनेपन से नहीं देखा था। उधर कनिष्का अपने रूम में अपने बेड पर पेट के बल तकिया दबाकर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे भी रक्षित को लेकर एक प्यारा सा एहसास हो रहा था। वह मन ही मन कह उठी, कनिष्का क्या हो रहा है तुझे यार? क्यों बार बार रक्षित सर का ही ख्याल आता रहता है? कहीं ये प्यार व्यार तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं करना प्यार व्यार, पर कुछ तो कनेक्शन है उनसे। पर क्या पता? पता नहीं। पहली बार कोई अच्छा लगने लगा है। पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। जी चाहता है वो हमेशा मुस्कुराते रहें और मेरे सामने रहें, पर पता नहीं क्या परेशानी है उन्हें। बताते भी तो नहीं। तभी कनिष्का के पापा देवराज जी उसके कमरे में आते हैं। कनिष्का को खोया देखकर कहने लगे, ऐ मेरी डेरिंग, बेटा किसके ख्यालों में खोई हुई है? कहीं अपने पापा से नाराज तो नहीं, क्योंकि मैंने उस गुड़िया को घर में रखने की परमिशन नहीं दी? कनिष्का, नहीं पापा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप जो भी फैसला लेते हो सब हमारे हित में ही होता है। देवराज जी, फिर क्या सोच रहा है मेरा बच्चा? कोई और परेशानी तो नहीं है ना? कनिष्का, नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। बस रक्षित सर के बारे में सोच रही थी। कितने निडर और साहसी हैं वो, और बहुत दयालु भी। पर वो किसी बात से परेशान रहते हैं पापा। कितनी बार मैंने जानने की कोशिश की इस बारे में, पर वो कुछ बोलते ही नहीं। देवराज जी, जरूर कोई पर्सनल बात होगी बेटा। कुछ लोग अपनी निजी जिंदगी सबके साथ साझा नहीं करते। बताना ना बताना उनकी चॉइस है। आप उनके लिए टेंशन ना लो। बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते रहो। अगर वो सही समझेंगे तो जरूर बताएंगे। देवराज की बात सुनकर कनिष्का सोचने लगी कि वो सही कह रहे हैं। थोड़ी देर तक दोनों बैठे बातें करते रहे। फिर देवराज जी कनिष्का को सोने को बोलकर अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद कनिष्का सोचने लगी, पिता और बेटी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। हर बेटी अपने पिता के लिए बहुत स्पेशल होती है और पिता बेटी के हीरो होते हैं। फिर क्यों कुछ इंसान झूठी शान और वंश बढ़ाने जैसे खोखली बातों की वजह से इस खूबसूरत रिश्ते को गवा देते हैं? इन्हीं ख्यालों में खोई कनिष्का नींद के आगोश में समा गई। अगले दिन शाम को मानसी के घर पार्टी थी। रक्षित और कनिष्का साथ में पार्टी में जाने वाले थे। कनिष्का शाम को जल्दी ही घर पहुंच गई। आज पहली बार वो रक्षित के साथ कहीं जा रही थी, इसलिए आज वो कुछ खास लगना चाहती थी। घर आकर उसने गुलाब की पत्तियों वाले खुशबूदार पानी से स्नान किया। उसके बाद सुंदर सी नीली रंग की गोल्डन सितारों वाली साड़ी पहन ली। अपने हमेशा बंधे रहने वाले बालों को आज कनिष्का ने खुला छोड़ दिया। आंखों में काजल लगाया जो उसके गोरे रंग को और भी निखार रहा था। हल्का सा बेस मेकअप करके एक छोटी सी बिंदी उसने माथे पर सजा ली। आज कनिष्का ने जब खुद को आईने में देखा तो खुद से शर्मा गई। प्रीति जी ने जब अपनी प्यारी बिटिया को आज एकदम अलग अवतार में देखा तो उसकी नजर उतार ली और काला टीका उसके कान के पीछे लगा दिया। थोड़ी देर में रक्षित जीप लेकर कनिष्का के घर के बाहर खड़ा था।
रक्षित भी आज कमाल का हैंडसम लग रहा था। उसकी मुस्कान आज गजब ढा रही थी। कनिष्का जैसे ही बाहर आई, रक्षित के मन में उसे देखकर प्यारी सी धुन बजने लगी। आज कनिष्का से उसकी नजर नहीं हट रही थी। कनिष्का ने रक्षित के पास आकर कहा, सर, जीप आप यहीं छोड़ दीजिए, हम दोनों स्कूटी से चलते हैं। इतना कहकर कनिष्का ने स्कूटी की चाबी रक्षित की तरफ बढ़ा दी। रक्षित तो बस कनिष्का को देखने में मगन था। उसने कुछ सुना ही नहीं। कनिष्का ने उसके सामने चुटकी बजाई, तब वो होश में आया। रक्षित ने मुस्कुराते हुए कनिष्का से स्कूटी की चाबी ले ली, फिर कहने लगा, बहुत अच्छी लग रही हो तुम कनिष्का। साड़ी, बिंदी, बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। कनिष्का ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर सर झुका दिया। रक्षित ने स्कूटी स्टार्ट की और कनिष्का बड़ी ही नजाकत से उसके पीछे बैठ गई। इतनी डेयरिंग पुलिस ऑफिसर आज नाजुक सी गुड़िया जैसी लग रही थी। दोनों कुछ ही देर में मानसी के घर पहुंच गए। मानसी का छोटा सा घर आज बहुत खूबसूरत लग रहा था। मानसी ने बड़े प्यार से उन दोनों का स्वागत किया। घर में ज्यादा मेहमान नहीं थे, पर इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया था। मानसी ने अपने पति से रक्षित और कनिष्का को परिचित करवाया। पहली मुलाकात में ही रक्षित को मनोज कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने कनिष्का से कुछ कहा नहीं। बाहर को मानसी ने आज बहुत सुंदर कपड़े पहनाए थे। नन्ही गुड़िया आज सचमुच परी लग रही थी। हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक में बाहर बहुत ही प्यारी लग रही थी। कनिष्का पूरा समय बाहर को गोद में लेकर बैठी रही। रक्षित खुद ही उसके लिए खाना ले आया। रक्षित और कनिष्का ने साथ में खाना खाया और कुछ देर रुककर वापस घर के लिए निकलने लगे। बाहर आकर स्कूटी स्टार्ट कर दी तो स्कूटी का टायर पंचर था, इसलिए स्कूटी को मानसी के घर पर ही छोड़ दिया। दोनों पैदल घर के लिए निकल पड़े। कदम से कदम मिलाकर दोनों चल रहे थे। रक्षित के मन में प्यारी सी धुन बज रही थी। चलते चलते जब दोनों के हाथ टकरा जाते तो प्यारा सा एहसास दोनों के दिल को छू जाता। अचानक ही बारिश शुरू हो गई। आसपास कोई सर छुपाने की जगह नहीं थी, इसलिए दोनों भीग गए। कनिष्का को बारिश में भीगना बहुत पसंद था, इसलिए वो झूम झूम कर बारिश का मजा लेने लगी। रक्षित उसके चेहरे पर ठहरी मासूमियत में खो गया। थोड़ी देर बाद रक्षित ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, बस करो कनिष्का, ठंड लग जाएगी तुम्हें, चलो यहाँ से। थोड़ी देर आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया तो दोनों उसके नीचे खड़े हो गए। दोनों भीगे बदन कांपते से खड़े थे। कनिष्का के कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। वो बहुत असहज महसूस कर रही थी, मगर रक्षित ने एक बार भी नजर उठाकर उसे नहीं देखा। बस नजर नीचे करके उसकी बातों का जवाब देता रहा। कनिष्का को उसकी ये शालीनता बड़ी पसंद आ रही थी। थोड़ी देर में बारिश रुक गई तो दोनों फिर घर के लिए चल पड़े। चलते चलते कनिष्का ने रक्षित का हाथ पकड़ लिया। रक्षित ने भी विरोध नहीं किया और चुपचाप चलता रहा। चलते चलते दोनों की नजर मिल जाती तो कनिष्का नजर झुका लेती। रक्षित के मन में भी अजीब सी हलचल मची थी। इसी बीच दोनों घर पहुंच गए। दोनों को काफी देर हो चुकी थी, इसलिए कनिष्का की मम्मी दरवाजे पर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने रक्षित को अंदर आने को बोला, पर उसने फिर कभी आने का बोलकर मना कर दिया। कनिष्का रक्षित को बाय बोलकर अंदर चली गई और रक्षित जीप में बैठ गया। जैसे ही रक्षित जीप चलाने लगा, तभी उसके पास किसी का फोन आया। फोन पर दी गई जानकारी सुनते ही रक्षित एकदम बौखला उठा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने जल्दी से जीप चालू करके दौड़ा दी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।